बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बार हमें फेस करना पड़ता है। हाँ। कई बार जो बच्चे हमारे पास बर्थ से आ रहे होते हैं तो उनका रेगुलर वैक्सीनेशन सारा हमारे पास ही होता है। तो बच्चा जब समझने लगता है, खासकर जब बच्चा 1 साल के आसपास हो जाता है, तो जैसे ही हमें देखता है हॉस्पिटल में घुसता है, वहीं से वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसी के लिए हमें थोड़ा सा उस तरीके से, जैसे आप ये देख रहे होंगे गले में मैंने ये किटी लगा रखा है, तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी होती हैं। बच्चों के साथ कुछ कुछ टॉयज़ वगैरह हम रखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा खेलें, उनको थोड़ा सा एक फैमिलियर एक एटमॉस्फेयर मिले, उनको लगे कि अपने घर जैसा ही एटमॉस्फेयर है, कुछ फ्रेंड्स ही हैं, उनको ये ना लगे कि कोई डॉक्टर हैं, बाहर के पर्सन हैं, उनको डर ना लगे। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मन में उनके फियर आ जाता है तो बच्चे ओपन नहीं हो पाते हैं। और ये हमारे पेरेंट्स को सबको समझना चाहिए कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए अपनी इसमें तरफ से सबको काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी काम करना पड़ेगा, फार्मासिस्ट को भी समझना चाहिए, डॉक्टर्स को भी, और जो गवर्निंग बॉडीज हैं गवर्नमेंट की उनको भी, कि प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। ऐसे हैं मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, फॉलो नहीं हो पाते, फॉलो नहीं हो पाते, ये चीज़ है। तो अगर प्रॉपर चेकअप नहीं होंगे, अगर चेक नहीं रखेंगे कि कौन से ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं, कौन जहाँ पे इस तरीके से उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं आएगा प्रॉपरली उनको, तो फिर ऐसे ही होगा और इतना मिसयूज होगा, तो अल्टीमेटली हर किसी सिटीजन ऑफ द कंट्री का लॉस ही है इसके अंदर। नमस्ते डॉक्टर साहब, वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फरीदाबाद में हूँ और मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रिंस पारीक, जो कि फरीदाबाद के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन, और साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट के तौर पर अलग से उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। आपसे मिलने की बहुत टाइम से तमन्ना थी, बाकी आज मुलाकात हुई तो सोचा कुछ आप लोगों के सवाल हैं मेरे पास और कुछ मेरे भी मन में थे क्वेश्चंस, तो उन सबको लेकर आज बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत यूज़फुल और एंटरटेनिंग दोनों ही रहेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ, जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड सवाल हैं उनके जवाब अपनी तरफ से अच्छे देने की कोशिश करूँ। थैंक यू। पहले अपना कुछ बताइए बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, आपका मेडिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जी। बारे में कुछ। मैं जैसे कि सर ने बताया, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और शिशु रोग में मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। मैंने अपना MBBS MD दोनों मैंने यूपी से किया था। पहले बरेली से MBBS किया था, फिर MD मैंने प्रयागराज से किया था। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, वहाँ से मैंने अपना MD पीडियाट्रिक्स में किया था, तो बाल रोग विशेषज्ञ के फॉर्म में। उसके बाद में फिर मैंने अपना DM किया था, जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जो कि नवजात बच्चों में, उनमें मैंने पुणे से किया था। पुणे से। ओके जी। ये कब की बात है? ये मैंने 2021 में ख़त्म किया था। 2021 में? जी जी। मतलब नियोनेटोलॉजी का जो मेरा DM ख़त्म हुआ था वो 2021 में ख़त्म हुआ। ओके, तब से आप फरीदाबाद में ही प्रैक्टिस कर रहे जी, हैं? उसके बाद फिर मैं फरीदाबाद आ गया था। तो पहले मैं जो ESIC मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं कंसल्टेंट था। वहाँ का जो बच्चों का NICU होता है वो मैं ही देखता था, तो 3 साल तक मैं वहाँ देखता था। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया था बच्चों के लिए ही, गोल्डन मिनट के नाम से, गोल्डन मिनट हॉस्पिटल। ये गोल्डन मिनट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है नाम रखने का? जी, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों की लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है, मतलब हमारी सबकी लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। गोल्डन मिनट फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ को बोलते हैं। तो वो बहुत गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा अलग होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो एक अलग एटमॉस्फेयर में आता है, तो बच्चे को अडेप्ट होने में जो टाइम लगता है, और इनिशियल अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारा पीरियड गोल्डन, जैसा तो हमारे लिए फोटोग्राफी में गोल्डन आवर होता है, आपके लिए गोल्डन मिनट, तो वो गोल्डन मिनट बच्चे के लिए गोल्डन मिनट। जी जी जी। तो वहीं से मैंने लिया था, तो द गोल्डन मिनट हॉस्पिटल फिर हमने स्टार्ट किया। अच्छा, आपने बच्चों के लिए इतनी सारी तैयारी की जी, अपनी पूरी ट्रेनिंग ली और सब कुछ किया जी, और बच्चों को आप बच्चों के सामने कई बार पेरेंट्स आपको ऐसे विलेन के तौर पे पेश करते हैं कि गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसे डॉक्टर आ जाएगा, इंजेक्शन ठोक देगा, वो कोड़े मारता था, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बार हमें फेस करना पड़ता है। कई बार जो बच्चे हमारे पास बर्थ से आ रहे होते हैं तो उनका रेगुलर वैक्सीनेशन सारा हमारे पास ही होता है। तो बच्चा जब समझने लगता है, खासकर जब बच्चा 1 साल के आसपास हो जाता है,
तो जैसे ही हमें देखता है हॉस्पिटल में घुसता है वहीं से वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसी के लिए हमें थोड़ा सा उस तरीके से, जैसे आप ये देख रहे होंगे गले में मैंने ये किटी लगा रखा है, तो इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी होती हैं। बच्चों के साथ कुछ कुछ टॉयज़ वगैरह हम रखते हैं कि बच्चे थोड़ा सा खेलें, उनको थोड़ा सा एक फैमिलियर एक एटमॉस्फेयर मिले, उनको लगे कि अपने घर जैसा ही एटमॉस्फेयर है, कुछ फ्रेंड्स ही हैं, उनको ये ना लगे कि कोई डॉक्टर हैं, बाहर के पर्सन है, उनको डर ना लगे। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मन में उनके फियर आ जाता है तो बच्चे ओपन नहीं हो पाते हैं। सही बात। तो वो बच्चों के मन में वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अब वैक्सीनेशन है, बच्चों का ट्रीटमेंट करना है, वो ज़रूरी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। बट ये कि घर पे उनको उस तरीके से डराया ना जाए कि हर चीज़ में कि आप ये नहीं करोगे तो आप डॉक्टर को बुला लेंगे या इंजेक्शन लगवा देंगे ऐसे करके, तो वो विलन वाला प्रोजेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। बात सही है जी। मगर वो जब बच्चे नहीं मानते तो उनको ऐसे डराने की कोशिश करते हैं। जी। सही बात है। बिल्कुल। तो हाँ, वैसे ही बात सही है। मेरे पोते के साथ भी मैंने देखा है कि वो जिस मॉल में डॉक्टर बैठते थे तो वो दूर से ही उस बिल्डिंग को देखकर वो फैल जाता था। बिल्कुल, मुझे वहाँ नहीं जाना है। और कई बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी अपने बच्चों को लेके आते हैं तो बोलते हैं जैसे ही वो रोड से भी पास होने लगते हैं तो वो वहीं से रोना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे। तो बच्चों के साथ ये काफ़ी रहता है। जैसे जैसे फिर वो समझने लगते हैं, 3 साल 4 साल के हो जाते हैं, तब उनको थोड़ा सा समझ में आता है, पर तब उनके साथ फिर हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। सही बात है। तब वो अपनी बातें हमें बताएंगे, स्कूल में वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, सब वो उनसे डिस्कस करते हैं। वेरी गुड जी। अच्छा, ये आपके हॉस्पिटल में ये जो आप बता रहे हैं पिछले साल स्टार्ट किया था अक्टूबर में। जी। तो इसमें यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे पास देखिए, न्यूबॉर्न बेबी जैसे जब डिलीवर होता है तो उसके बाद में बच्चे को कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे बच्चे को मान लीजिए सांस लेने में तकलीफ है, अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है या उसे छोटी मशीन जिसको सीपैप बोलते हैं उसकी ज़रूरत लगती है या फिर वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत लगती है, तो वो सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। किसी बच्चे को पीलिया हो जाता है, उसके लिए जॉन्डिस के लिए लाइट, ब्लू लाइट में बच्चे को रखना होता है जिसको फोटोथेरेपी लाइट बोलते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी इंजेक्शंस लगने हैं, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है, तो वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो न्यूबॉर्न्स के लिए भी हमारे पास NICU की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बड़े बच्चे जो होते हैं उनको अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, मान लीजिए किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड, मलेरिया या कोई भी तरीके का निमोनिया वगैरह, तो उसके लिए अगर बच्चे को एडमिट करना है, चाहे वार्ड में एडमिट करना है, चाहे प्राइवेट रूम में, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी हम पीडियाट्रिक्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी बच्चे को हर्निया है या किसी बच्चे को जन्म से कोई सिस्ट है या कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उनके ऑपरेशंस भी हमारे यहाँ होते हैं। ओके। तो मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो तो हैं ही हैं। जी। मतलब कम्युनिकेबल भी, नॉन कम्युनिकेबल भी, सर्जिकल भी, बच्चों से रिलेटेड हम सभी चीज़ों में डील करते हैं। इंक्यूबेटर और ये सब चीज़ें। जी। वेंटिलेटर। जी। ओके। ये जो अभी जॉन्डिस की बात की आपने, तो जॉन्डिस का वही उससे संबंध है क्या RH फैक्टर से? जी। RH फैक्टर से भी है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्रिएट होती हैं। जी। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहता है और फादर का पॉजिटिव है तो बच्चे का भी पॉजिटिव हो सकता है। तो इन दैट सेंस मदर का और बेबी का अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बच्चे में जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। जी। तो वो तो फिर बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी बच्चे में होता है कि कई बार हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चे की रेड ब्लड सेल जो लाल कोशिकाएं हैं वो टूटना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में स्वेलिंग आना और पेट में बच्चे का एबॉर्शन तक भी हो सकता है उसे। जी। इसीलिए मदर को ICT टेस्ट कराया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो अगर मदर के ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में हैं, तो उसमें मदर को NTD का इंजेक्शन लगाया जाता है। उन एंटीबॉडीज पहले से अगर पता हो तो बड़े आराम से कंट्रोल हो जाता है। जी। तो वो इंजेक्शन लगा के उन एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि हम इसके रिस्क को कम कर सकें। ठीक बात है जी। अगर ये ना पता तो या ये टेस्ट ना किया जाए तो दिक्कत हो सकती है कि बर्थ के बाद अगर बच्चे को जॉन्डिस बहुत ज्यादा होता है तो उसमें फोटोथेरेपी भी लगना पड़ता है। कई बार बच्चे का एक्सचेंज करना पड़ता है, पूरा ब्लड बदलना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो वो भी काफी बार हमारे पास बच्चे आते हैं, हर 1-2 महीने में 1-2 बच्चे आ जाते हैं जिनका हमें पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शादी के टाइम लड़के लड़की को अपनी कुंडली मिलाने से ज्यादा जरूरी है कि उनका ब्लड ग्रुप की मैचिंग, ब्लड ग्रुप मिलाना भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जी। ठीक बात है। जी, ताकि पहले से पता रहे कि कोई आगे चल के समस्या ना आए। क्या समस्या आ सकती है। वैसे एक पीडियाट्रिशियन के पास में किस एज ग्रुप के वो आने चाहिए पेशेंट्स? हमारे पास आपकी जो स्कोप ऑफ एक्टिविटी है वो 0
0 से लेकर हम लोग वैसे 15 ईयर्स तक के बच्चों के साथ में डील करते हैं, बट ये हर जगह इंडिया में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कुछ लोग 17 ईयर्स एंड इवन 19 ईयर्स तक भी डील करते हैं, क्योंकि टीनेज 19 ईयर्स तक जाती है, तो कुछ लोग 19 ईयर्स तक भी डील करते हैं। एंड कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जो 12 ईयर्स तक भी डील करते हैं। तो ऐसा अभी हमारे इंडिया में कुछ फिक्स नहीं है कि किस एज ग्रुप तक, बट हम लोग 0 to 15 ईयर्स तक के बच्चों को अपने सेंटर पे केयर करते हैं। अच्छा, आपकी जो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज है उसमें कुछ ऐसा भी है कि आपने सुपर स्पेशलाइजेशन किया न्यूरोलॉजी में, जी, तो आपको भी आगे भेजना पड़ता हो, किसी को रेफर करना पड़ता जी। देखिए क्या होता है, अब जैसे NICU से रिलेटेड तो हमारे पास लगभग सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन वेंटिलेटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर होता है। हमारे पास दोनों तरीके के वेंटिलेटर है। ओके। तो NICU से रिलेटेड तो हमें बच्चों को बिहार भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो PICU वाले बच्चे होते हैं, जैसे बड़े बच्चे हैं, अगर उनको ICU की जरूरत पड़ रही है, उनको वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ रही है, तो उनको फिर हम लोग हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए, और फिर और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बेड साइड फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, कुछ और मशीनें भी चाहिए होती हैं, जो कि एक सिंगल सेटअप में अवेलेबल नहीं होती है। हमें एक बड़े सेटअप में भेजना पड़ता है, किसी कॉर्पोरेट सेटअप में या किसी मेडिकल कॉलेज में। तो PICU से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उनको फिर हमें रेफर करना पड़ता है। ओके। नहीं, मेरा बता ये था कि जैसे कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अगर बच्चे को मतलब कोई ऐसी कोई ट्रॉमा केस है जी, उसके हड्डी टूटी है, जी, तो जी, वो आप देखेंगे या ऑर्थोपेडिक के पास नहीं, भेजेंगे? नहीं, उनको हम पहले बच्चे को स्टेबलाइज करते हैं अपने इमरजेंसी में, और साथ में हम ऑन कॉल बुला लेते हैं। हमारे पास चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चाहे फिर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन है, या कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो किसी भी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ऑन कॉल डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर वो विजिट बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं हमारा एज ए टीम, तो वी कैन प्रोवाइड दैट सपोर्ट। और अगर उनको लगता है कि बच्चे को ज़रूरत है किसी बड़े सेंटर में रेफर करने की, तो उसके लिए हम रेफर भी कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जी। एक महिला हैं जो उन्होंने जानना चाहा कि अगर उनका दूध बच्चे को, वो अभी फीड कराना शुरू किया है, जी। अभी उनका दूध पूरा नहीं आ रहा, उतर नहीं रहा जी, तो वो कहती है कि सेकंड चॉइस क्या हो सकती है? गाय भैंस का दूध हो सकता है, या पतंजलि और या अमूल वगैरह की थैली कोई हो सकती है, या डिब्बाबंद पाउडर जो है वो, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? देखिए, सबसे बेस्ट तो मदर मिल्क है। देयर इज नो अदर मिल्क जो कि उसको रिप्लेस कर सके, तो मदर मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो हम ये बोलते हैं कि आप जितना हो सके आप अपना फीड कराइए, आप जितना फीड कराएंगे आपका मिल्क इंक्रीज होगा। कुछ ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो हम मदर को दे सकते हैं, जिससे मदर का मिल्क इंक्रीज होगा जी। कुछ मगर डाइट्स में भी कुछ बिल्कुल डाइट तो मदर जितना अच्छा डाइट लेंगी, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट जो भी घर में बनता है अच्छा खाना, अगर मदर डाइट लिक्विड्स का इंटेक अच्छा लेंगी तो मदर का मिल्क आउटपुट धीरे धीरे इंक्रीज होता है। बट साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ हर्बल मेडिसिन भी होती हैं, और कुछ जो एलोपैथिक मेडिसिन भी होती हैं जो मदर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे मदर का मिल्क इंक्रीज होता है। तो मतलब कोशिश तो यही होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस तो मदर मिल्क ही रहती है। बट इन केस की अगर मदर मिल्क किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड प्रेफरेंस फिर हम फॉर्मूला मिल्क पे जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क उसी तरीके से बनाया जाता है कि वो मदर मिल्क के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज वो उसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी ग्रोथ के पोटेंशियल के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से जितना वो मदर मिल्क के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला मिल्क को। काउ मिल्क, बफेलो मिल्क या कोई भी एनिमल मिल्क जो होता है वो पर्टिकुलरली उस एनिमल के हिसाब से होता है, तो वो मदर मिल्क के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। इसलिए यूजुअली फर्स्ट ईयर में तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी 1 ईयर तक अवॉइड किया जाता है कोई भी एनिमल मिल्क, क्योंकि हर किसी बच्चे को सूट नहीं करता। कई बच्चों को कुछ टाइप की एलर्जीज हो सकती हैं, डायरिया स्टार्ट हो सकता है, तो इसीलिए हर किसी बच्चे को एनिमल मिल्क सूट नहीं करता। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मदर मिल्क, अदरवाइज सेकंड प्रेफरेंस हम लोग फॉर्मूला मिल्क पे जाना पड़ता है। तो मतलब गाय वगैरह का वो कहते हैं सामने से, क्योंकि जो घर में अगर बड़े बूढ़े हैं जी, तो वो फार्मूला मिल्क की तरफ नहीं जाते, वो कोशिश करते हैं कि गाय का दूध है। बेसिकली क्या है, हम उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अब आप ये देखिए कि मदर के दूध के साथ में गाय का दूध कैसे मैच हो पाएगा। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए आता है, तो उसके लिए वैसे ही विकास के लिए जो तत्व होते हैं मिल्क के अंदर, वो उसी हिसाब से होते हैं जो गाय के बच्चे की ग्रोथ करा सकता है। अब वो एक ह्यूमन के बच्चे की, इंसान के बच्चे की ग्रोथ कैसे करा पाएगा। लेकिन अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि फॉर्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस केस में हम बोलते हैं कि फिर आप गाय का दूध ट्राई करके देखिए, बिना पानी मिलाए, साफ सुथरा अच्छी जगह से लेके बॉईल करके ठंडा करके बिना पानी मिलाए पिला के देखिए। बिना पानी मिलाए जी, क्योंकि काफी लोग नहीं, क्योंकि अगर पानी मिलाते हैं तो बच्चे उसमें कैलोरीज कम हो जाती हैं, फिर बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। ओके।
और कई सारे मिसकंसेप्शन जो जी। हैं दूर होने वाले हैं हमें जी। लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बड़े बूढ़ों से आज तक यही सुना कि गाय का दूध और उसमें थोड़ा सा और डाइल्यूट करके, जी, क्योंकि जी, बच्चे जी। का डाइजेशन जो है उतना उनको स्ट्रांग नहीं लगता है होता कि ये स्ट्रांग होगा, थोड़ा हल्का कर देंगे तो बच्चा हाँ, पचा पाएगा। हाँ, लेकिन फिर उन बच्चों का वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे की ग्रोथ, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया कैलोरीज कम हो मगर गई। कैलोरीज कम हो गई। जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक और महिला की परेशानी है कि वो पहली बार माँ बनी है, जी एक्सपीरियंस नहीं है, जी बच्चा रो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रो रहा है, इसको जी। भूख लगी है या जी। इसके पेट में दर्द है या जी। इसको कुछ और समस्या है, फिजिकल कहीं पेन वेन है, कुछ जी। है। जी। तो मतलब ऐसे क्या सिम्टम बच्चों को, उसकी मदर को आप क्या गाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बच्चे के पास माँ से बात करने का तरीका सिर्फ रोना है। हाँ। अगर बच्चे को भूख लगेगी वो तब भी रोएगा, तभी रोएगा। बच्चे को पेट में गैस बन रही है वो तब भी रोगा, हाँ। बच्चे का नोज ब्लॉक है, अगर आपने लेटा दिया, बच्चे को सांस नहीं आ रही है या बच्चे के नोज से आवाज आ रही है वो तब भी रोएगा। तभी रोएगा। बच्चे को ईयर में इन्फेक्शन हो गया, जैसे कई मदर्स बॉटल फीडिंग कराते हैं तो ईयर में इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होते हैं, ईयर में पेन होगा बच्चा तब भी रोएगा। कई बार आप डायपर अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ रैशेज़ वगैरह हो गए हैं तो वो बच्चे को चाहे यूरिन पास करना है या मोशंस करना है, वो रैशेज़ में उसको पेन हो रहा है या इरिटेशन हो रही है, बच्चा तब भी क्राई करेगा। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में बच्चा क्यों रो रहा है। इस चीज़ से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कुछ शॉर्ट्स डाले हुए हैं ओके। इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी कोई अगर व्यूअर्स देखना चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ इन शॉर्ट, तो जैसे कि अगर बच्चे की नोज ब्लॉक है तो आपको लगेगा बच्चे को नोज से आवाज़ आ रही है, बच्चा लेटाने पे रोएगा, कंधे पे लेटा के लगाओगे तो बच्चा शांत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को पेट टाइट हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा ऐंठ रहा है, बच्चे ने पॉटी नहीं की हुई है, गैस वगैरह बच्चा प्रॉपरली पास नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को पेट में गैस होती है, उस वजह से भी बच्चा क्राई करता है। डायपर वगैरह हम बोलते हैं कि आप जितना कम हो सके उतना आप लगाइए, ज़्यादा ना लगाइए, नहीं तो क्या है वहाँ पे रैशेज हो जाएंगे, वहाँ पे भी बच्चे को पेन होगा, तो वो रैशेज के लिए भी चेक करिए कि वहाँ पे रेडनेस तो नहीं है। वाइप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ मत करिए। कॉटन या फिर कॉटन को ल्यूक वार्म वाटर में हल्के गुनगुने पानी में भिगो के अगर आप उससे क्लीन करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं ताकि रैशेज वगैरह ना हो बच्चे को। और बाकी अगर फिर भी नहीं बच्चा चुप हो रहा है तो एक बार आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए बच्चे के चेकअप के लिए कि बच्चे को कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही जिस वजह से बच्चा क्राई कर रहा है। बिल्कुल, बच्चा आपको चीजें बता नहीं पाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस वजह से, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि बिल्कुल, कहाँ क्यों क्या परेशानी है। जी जी जी, इसलिए बड़े बूढ़ों का एक्सपीरियंस इसमें काम आता है। अगर एक जॉइंट फैमिली में बड़े बुजुर्ग साथ में हैं तो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने वो सारी उन चीज़ों से निकल चुके हैं। जी, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत बार पेरेंट्स फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चों को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, मगर समस्या एक और भी आती है। एक महिला हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे तो डॉक्टर कहती हैं मेरी कि आप लौकी लो, खिचड़ी लो, दलिया लो, रोटी लो, ये चीज़ें खानी चाहिए बच्चा होने के बाद में जी, और ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी। मगर उनकी जो सास हैं उन्होंने उनके लिए गोंद की और पंजरी और ड्राई फ्रूट्स भर भर के वो सब चीज़ें बनाई हुई हैं कि ये लो। तो अब वो बेचारी असमंजस में कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इनकी बात मानूँ या इनकी बात मानूँ, ऐसे में ये बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबके कंसेप्ट मतलब थॉट्स अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग तरीके से काम करती है। उन्हें दोनों के पीछे लॉजिक क्या क्या है? जी, बेसिकली देखिए बात ये होती है कि मदर को कई बार डिलीवरी के बाद में गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा हैवी डाइट को अवॉइड किया जाता है कि घी तेल वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, नॉर्मल बहुत मामूली नॉर्मल क्वांटिटी में ले सकती हैं। मसाले वगैरह ना लें, बाहर का कुछ ना खाएं जी। तो जितना हो सके आप जो नॉर्मल डाइट लेते हैं ये इन खाने में कोई बुराई नहीं है, लौकी खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं, जो लाइट फूड है वो ले सकते हैं। बट जो घर में बाकी भी चीज़ें जो सब्जियां होती हैं या दाल चावल रोटी जो नॉर्मली हम घर में खाते हैं वो सब चीज़ें खा सकते हैं। थोड़ा बहुत घी भी ले सकते हैं बट ओवर नहीं होना चाहिए। हो गया काम। जी देखिए, बेसिकली इसको हम इस तरीके से देते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी में और जब बच्ची मतलब माँ बच्चे को दूध पिला रही है लेकिन लैक्टेशन के टाइम पे मदर को 500 से 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, ठीक है, बेबी के लिए, है ना। तो बर्थ के बाद जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कई मदर डाइट अच्छी लेती हैं, पर अगर डिलीवरी के बाद अगर डाइट अच्छी नहीं लेंगी तो मदर का या तो क्या है कि वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चा तो मदर से न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चे को, तो बेबी तो दूध पिएगा मदर से। तो अगर मदर की डाइट प्रॉपर नहीं होगी, उसमें कैलोरीज प्रॉपर नहीं होंगी तो ओवर वेट लॉस हो जाएगा।
तो जो मदर ने प्रेगनेंसी में गेन किया है, यूजुअली मदर 8 से 10 किलो या मैक्सिमम 12 किलो वजन प्रेगनेंसी में गेन करती है, तो डिलीवरी के बाद में जैसे जैसे बच्चा फीड करता है मदर का, तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो नॉर्मल शेप में आ जाती है। बट एटलीस्ट 500 to 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, साथ में आयरन और कैल्शियम प्रेगनेंसी में भी और ड्यूरिंग लैक्टेशन भी लेना चाहिए, ताकि मदर का वेट भी प्रॉपर तरीके से आ जाए और बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वैसे फीडिंग जो है वो बैठ के ही करानी चाहिए, पलथी मार के बैठ के, या लेटे लेटे? क्योंकि कुछ लोग मदर लेटा के भी फीड करा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ के ही कराना है। लेटा के अगर कराएं तो बच्चे का हेड बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। हेड जो होता है बॉडी से कम 30 to 45 डिग्री एंगल पे एलिवेटेड होना चाहिए, जिससे वो आर्म का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, कोई पिलो का सपोर्ट लेके भी कर सकती हैं, ताकि अगर बच्चे का हेड एकदम फ्लैट होगा तो दूध पिलाते वक्त दूध गले से कान तक एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेशन ट्यूब, उस नली के थ्रू कान में जा सकता है, जिससे कान के इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा एलिवेट करके रखना चाहिए, ताकि बच्चे असल में रात को अगर 2-3 बार उसको दूध देना है, सर्दी के दिन है, माँ सोई हुई है, उसने जाग के उसे पिलाना शुरू कर दिया, अब ये एक्सपेक्ट करना कि वो बैठेगी, बैठ के पिलाएगी, मगर मुझे लगता है बच्चे पालना तपस्या तो है ही। बिल्कुल, ये मतलब सबसे टफ जॉब होता है वो एक मदर का जॉब होता है, क्योंकि वो 24 आवर जॉब होता है, वहाँ कोई हॉलीडे नहीं होता है, वहाँ पे कोई ब्रेक्स नहीं होते हैं, बेबी कभी भी जग सकता है, कभी भी रो सकता है, एंड बेबी को ऑलवेज मदर चाहिए होती है। तो बेबी और मदर तो एक सिंगल यूनिट होते हैं। बर्थ के बाद भी आप ये मान के चलिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो तो एक 4th ट्राइमेस्टर की तरह काम करता है, और उसके बाद भी 6 मंथ्स तक तो मदर को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो बेबी और मदर तो साथ में ही रहनी चाहिए। अच्छा, सॉलिड फूड देने का सही समय कब है? देखिए, आइडियली तो 6 मंथ्स के बाद ही बेबी को फूड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और उसमें भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एकदम मैश्ड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पतला पतला, जैसे आप मूंग की दाल वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, या बनाना मैश करके, या फिर एप्पल को बॉयल या स्टीम करके उसकी प्यूरी वगैरह बना के दे सकते हैं। तो कोई भी चीज़ मैश्ड फॉर्म में स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको हम बढ़ाते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था या सुना था कि जब बच्चे के दांत आने शुरू होते हैं वो इस बात का इंडिकेशन है कि नाउ डाइजेशन इज रेडी टू एक्सेप्ट सॉलिड फूड। जी, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के दांत 6 महीने के बाद में आते हैं, तो इसीलिए 6 महीने के बाद ही हम थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड से उसको स्टार्ट कर देते हैं खिलाना, और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एक्सेप्टेंस आने लगती है खाने के लिए, तो धीरे धीरे करके हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है। बाकी क्वांटिटी जब तक बच्चा खुशी खुशी खा रहा है ठीक है, जो अगर हाथ में ना कर देगी और नहीं। जी, फोर्सफुल फीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। 6 मंथ्स के बाद जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूजुअली 2 to 3 स्पून से स्टार्ट करते हैं। एक बार बच्चा लेना स्टार्ट करता है तो 6 to 9 मंथ्स तक आते आते हम धीरे धीरे हाफ कटोरी तक आ जाते हैं, और हम लोग पहले मॉर्निंग में एक मील स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे 1 वीक बाद में इवनिंग में स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा 1 से 2 मील एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो 6 से 9 मंथ्स तक आते आते हम 3 मील्स पे आ जाते हैं, और फिर जब बच्चा 9 से 12 मंथ्स तक आता है तो हम 3 से 4 मील पे चले जाते हैं। क्वांटिटी को हम हाफ कटोरी से 3/4 कटोरी पे आ जाते हैं, और 1 ईयर तक आते आते बच्चा 1 कटोरी भी डाइजेस्ट करने लगता है। जी। अच्छा, घर में बच्चे जो हैं अगर थोड़ी सी मोबाइलिटी आ गई है जी, तो वो गिरना और चोट फेट खाना शुरू हो जाता है। जी, पलटी मारी और नीचे। जी, तो वो ऐसे में क्या क्या सावधानियां जो हैं वो रखनी चाहिए? क्या किट घर में, अगर कोई फर्स्ट एड किट की जरूरत है तो उसमें क्या होना चाहिए? वो कौन सिखाएगा कि हाउ टू यूज इट? कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं, कुछ इंसेक्ट बाइट जैसी चीज़ भी हो सकती है। जी। तो उन सब के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा या कुछ चीज़ें घर में भी की जा सकती है? पहले तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 4-5 मंथ्स पे बच्चा पलटना स्टार्ट करता है, और बच्चा अराउंड जब 7-8 मंथ्स पे बैठने लग जाता है, और उसके बाद क्रॉल करने लगता है। तो जब बच्चा सो रहा है तो काफ़ी बार ये होता है कि 4-5 महीने के बाद में बच्चा पलट के नीचे गिर जाता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे को बीच में ही सुलाते हैं कि वो इधर उधर ना गिरे आसपास, या तो खुद लेट जाते हैं या पिलो वगैरह लगा देते हैं। सिंगल न्यूक्लियस फैमिली है जी, हस्बैंड बाहर हैं, वाइफ भी बाहर ही है, या वाइफ घर में है, किचन में है जी, अब वो बच्चा अकेला सो रहा है उसको। जी, तो एक तो ये काम कर सकते हैं कि या तो जो आपका बेड है, बेड के चारों तरफ रेलिंग्स भी लगती हैं, रेलिंग्स लगा सकते हैं। रेलिंग वाला बेड भी आता है जी। दूसरा, बेड के चारों तरफ कोई मैट वगैरह लगा सकते हैं कि इन केस बच्चा अगर गिर भी जाए तो उसको हेड पे चोट ना लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट हेड पे लगती है, हेड बच्चे का सबसे ज़्यादा हैवी होता है। जी। उसके बाद में इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे को जब आप लिटा रहे हैं तो मतलब ये है कि
तो इससे बच्चे को बचा सकते हैं कि आप गद्दे ही ज़मीन पे लगा लीजिए। हाँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बेड अगर ऊंचा है तो उससे गिरने में लग सकती है, तो डायरेक्ट नीचे वो लगा लीजिए। दूसरा, जो नीचे की तरफ आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं, उनको आप ब्लॉक करवा लीजिए, क्योंकि बच्चे फिंगर्स वगैरह उनमें डाल देते हैं। कोई भी छोटे मोटे नट्स वगैरह, टॉय के पीसेस या फिर कोई पीनट्स, ये सब बच्चे की रीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन बॉडीज होती हैं। बच्चे नाक में फंसा लेते हैं, कान में फंसा लेते हैं या गले में फंसा लेते हैं। कोई भी जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, फ्लोर क्लीनर्स वगैरह, वो बच्चे की रीच से दूर रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी भी इनके ढक्कन वगैरह या चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं तो वो पॉइजनिंग वगैरह के रिस्क रहते हैं। तो खासकर ये प्रॉब्लम 6 महीने से लेकर और 3 साल तक के बच्चों में आती है। तो अकल होती नहीं है, उनको रिस्क नहीं है और उनकी एक्टिविटी बहुत होती है। तो एक पर्सन को तो 24 आवर उन पे नज़र रखनी पड़ती है, आप उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज दे विल गो हियर एंड देयर, कहीं भी जाके कभी किचन में घुस जाएंगे, कभी बाथरूम में घुस जाएंगे, तो वो कहीं भी जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट्स हुई हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं। बाथरूम में गए, बाल्टी में पलट गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इन सब से बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे फर्स्ट एड किट के तौर पे कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ वगैरह ऐसी कुछ बेसिक मेडिसिन घर पे रखनी चाहिए, जैसे कि OTC आइटम्स। जी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे फीवर के लिए आप मेडिसिन रखते हो, उसी तरीके से पेन के लिए कोई चोट लग गई, नॉर्मल बैंडेज वगैरह आप रख सकते हो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे को चोट लग जाती है, तो अगर सर पे चोट लगती है तो हमें कई बार तो बाहर से जैसे ब्लू हो जाता है कई बार, या स्वेलिंग आ जाती है, वो तो हमें बाहर से दिखाई देता है। बट अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होगी तो उसके कुछ साइंस होंगे, वो हमें पता होने चाहिए। कि बच्चे को अगर मान लीजिए उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, बार बार बच्चा उल्टी कर रहा है, तो अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी या ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा, इंस्टेंटली डॉक्टर के पास फिर तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बार बार वॉमिट कर रहा है, या फिर लग रहा है कि बच्चा सुस्त हो गया है, बात नहीं कर रहा है, लग रहा है बच्चा बेहोश हो गया है, या बच्चे को कोई एबनॉर्मल मूवमेंट हो गई है, दौरे जैसे आने लग रहे हैं, आंखें पलट रहा है, हाथ पैर ऐंठना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब कि बच्चे के ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। जी। ओके। अच्छा, वैसे कई सारी चीज़ें हैं जी। नंबर 1, दादी माँ के नुस्खे जी। उसके अलावा कुछ ये मॉडर्न मेडिसिन हैं जो कि OTC आइटम्स हैं, फर्स्ट एड किट। जी। अक्सर मैंने देखा घरों में पैरासीटामोल सिरप जो है वो तो बच्चे को दे ही देते हैं बिना डॉक्टर से पूछे। जी। फिर तीसरी चीज़ है कि वो जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। जी। चौथी चीज़ हो गई आपके पास स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। जी। तो कब ऐसा लगना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और जाना चाहिए? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनिशियल टाइम में जिनका फर्स्ट बेबी होता है पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। क्योंकि देखिए, बच्चे को फीवर आ सकता है, कई बार वायरल हो जाता है, 1 या 2 एपिसोड ऑफ फीवर आ जाता है। कई बार बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है, थोड़ा बहुत जुकाम हो जाता है, जो छोटी मोटी चीज़ें हर 2-4 महीने पे भी हो सकती हैं। तो उनके लिए कुछ बेसिक रेमेडीज़ जैसे कि नेज़ल ड्रॉप या पैरासीटामोल या फिर जुकाम के लिए कुछ बेसिक मेडिसिन्स आप घर पे रख सकते हो। बट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देना बेटर रहता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चों का वेट चेंज होता रहता है। नहीं, वैसे भी कोई भी दवाई अगर ली जा रही है ये तो पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अगर इसको बुखार है तो वजह एक बार डायग्नोसिस हो जाए फिर तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। जी। मगर सिर्फ ये कि बुखार है उसे दबाना ही है, इसके लिए आप और बुखार में दवाई कितनी देनी है, कितनी देनी है, क्योंकि बच्चों की डोज बहुत चेंज होती है। अगर एक बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, उसकी डोज अलग होगी। अगर वो 6 महीने का होगा तो डोज इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप डोज उसके अकॉर्डिंगली नहीं देंगे तो बच्चों की सारी डोज वेट के हिसाब से दी जाती है। अब वो एक एडल्ट फिजिशियन को भी नहीं पता होती। अगर एक जनरल फिजिशियन है उसको भी बच्चों की डोजेज नहीं पता होती। इसलिए बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए तो पीडियाट्रिशियन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एडल्ट डॉक्टर भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर बेसिक चीज़ें जैसे नोज ब्लॉक है तो नोज में हम लोग कई बार सलाइन नेजल ड्रॉप डालते हैं, तो वो बेसिक नमक का पानी है। तो रात को अगर बच्चे का कभी नोज ब्लॉक है, थोड़ा बहुत नोज से आवाज़ आ रही है, तो अगर पहले भी हो चुका है तो एक आध बार नेजल ड्रॉप डाल सकते हैं। या अगर हल्का फुल्का 100 तक फीवर आ गया, बच्चा अदरवाइज एक्टिव है, आपने 15 दिन महीने भर पहले ही डॉक्टर को दिखाया, तो नाइट का टाइम है, आप एक आध बार पैरासीटामोल दे सकते हैं या फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ में यूज़ हो सकता है। बट अदरवाइज बच्चों के केस में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कभी भी डाउट लग रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें।
तो आप फ़ोन पर इस ढंग से अगर कोई आपका पेशेंट पूछ रहा है जी, तो आप हम उनको गाइड कर देते हैं, गाइड काउंसलिंग कर कर देते देते हैं, हैं कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये हो सकता अगर है। आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ले आइए, हम एक बार देख लेंगे बच्चे को, तो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा उनको गाइड कर देते हैं कि कैसे करना है। मुझे वो ध्यान आ रहा है, वो जो की था शायद, ये पता नहीं कि वो किसी का फ़ोन आया हस्बैंड का कि डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब वो वाइफ को अपेंडिक्स का पेन हो। जी 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 बोले आप उनको पैरासिट वो दे दीजिए, कोई एनाल्जेसिक। जी बोले नहीं, मगर उसको बहुत पेन है और वो अपेंडिक्स का ही है। जी जी बोले नहीं, अपेंडिक्स का नहीं है, आप जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए। तो बोले कि आप क्यों नहीं मानते मेरी बात? जब मैं कह रही हूँ कि उसको अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, जी बोले आपने कभी सुना किसी को दोबारा अपेंडिक्स हो? उनका ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है एक बार। जी जी बोले आपने कभी सुना कि किसी की सेकंड वाइफ हो? तो वो पहली वाइफ का हुआ था अपेंडिक्स अच्छा का अच्छा ऑपरेशन। जी तो मतलब बिल्कुल, फ़ोन पर कंसल्टेशन, फ़ोन पे कंसल्ट करना इज़ नॉट गुड। बस ये कि कई बार जैसे इमरजेंसी है तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, बट एक बार देखना ज़रूरी होता है बच्चों को, बिना देखे मेडिसिन एटलीस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आजकल बच्चों को स्ट्रेस बहुत होने लगा जी, और मतलब कई टाइप का स्ट्रेस है, कुछ वो हेल्दी भी हो सकता है, कुछ पैथोलॉजिकल उसमें आ जाता है जी, और बच्चों में बिहेवियर बदलता है, एरोगेंस आ जाती है, गुस्सा, वो ये सब चीज़ें हैं। वो सब भी आपके परव्यू में हैं? जी 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 आप ही उसको देखते हैं या मतलब कभी कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर? वो कम ही ज़रूरत पड़ती है। ओके। काफ़ी टाइम तो बिकॉज एज अ पीडियाट्रिशियन हमारे पास रेगुलरली पेशेंट आ रहा होता है, बच्चे आ रहे होते हैं, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से बच्चों के बिहेवियर के साथ में डील करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम आती है एक बार या तो बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं उस एज ग्रुप में, या फिर ये प्रॉब्लम आती है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जब ये 12-13 जैसे ही स्कूल जाने शुरू करते हैं तो बिहेवियर में, हाँ उस टाइम पे वही 2-3 साल के जो एज ग्रुप है, जब प्ले स्कूल वगैरह या फिर आगे स्कूलिंग स्टार्ट होता है, या फिर जब 12-13 साल के बच्चे हो जाते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तब ये चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि वो तब बच्चे और बड़ों के बीच की एज ग्रुप में आ जाते हैं। तो उनमें कुछ साइंस होते हैं जो एडल्ट की तरह वो बिहेव करना चाहते हैं और कई बार वो बच्चों की तरह। तो वो पेरेंट्स को भी उनके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि बच्चा अपनी हर चीज़ पेरेंट के साथ शेयर कर सके। बट ये कि पेरेंट्स को बच्चे की हर जिद भी नहीं पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जिद पूरी करते हैं तो बच्चों को वो हैबिट बन जाती है, फिर वो उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जो कि कई बार सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जिद पूरी करने के लिए कहीं भी लेट जाते हैं, अपना सर दीवार में मारने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कई बार चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। ये तभी बिहेवियर होता है जब हम उनकी जिद पूरी करते हैं। अगर हमने एक बार उनके ऐसे बिहेवियर के जिद पूरी कर दी तो नेक्स्ट टाइम वो अगेन इसी तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि आई कैन ब्लैकमेल। यस, तो वो नहीं होना चाहिए। तो शायद वो अगले हफ्ते से पैदा होने का अगले हफ्ते से सीख जाते हैं। जी जी जी, तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं कि क्या बिहेवियर शो करने से उनकी विश पूरी हो जाएगी, तो फिर वो वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। उनको पता है रोना जो है वो पेरेंट्स को पसंद नहीं है जी, तो उसको तो पेरेंट्स शुड हैव दैट लाइन कि हमें पैम्परिंग भी नहीं करनी है कि बच्चा बिल्कुल एकदम सर पे ना चढ़ जाए, उसको प्यार भी देना है बट उसको डिसिप्लिन भी सिखाना है। तो वो एक बैलेंस फॉर्म में अगर रहेगा तो इट्स ऑलवेज बिल्कुल सही है। आजकल किस किस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है? जी, देखिए अभी जैसे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारा वैक्सीनेशन को इम्प्रूव किया है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हैं, जैसे निमोनिया, डायरिया, इवन जो खसरा वगैरह हो जाता था। पोलियो तो एरेडिकेट हो गया? पोलियो तो अभी 10 साल से हमारे देश में कोई केस नहीं है पोलियो का। और अब कोई पोलियो वैक्सीनेशन होता भी नहीं? होता है, पोलियो वैक्सीन अभी भी होता है, ताकि और दोबारा से पोलियो का कोई केस ना आए। अच्छा। तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए अभी भी पोलियो का वैक्सीनेशन होता है। वो तो बहुत सालों से हो रहा है हमारे देश में, बट धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैक्सीन जो हैं, जो पहले जैसे निमोनिया की वैक्सीन है या डायरिया की वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होती थी, बट अभी अवेलेबल है। बट अभी भी ऐसी कई वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे टाइफॉइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, या जो गंदे पानी से पीलिया होता है, हेपेटाइटिस ए, ये वैक्सीन अभी भी प्राइवेट में ही अवेलेबल होती हैं, गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए काफ़ी बार हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जो वैक्सीन आपको गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं आप वहाँ लगवा दीजिए। बाकी अगर जो वैक्सीन हैं जो बीमारी आपके एरिया में होती है, जैसे जिस एरिया में टाइफॉइड ज़्यादा होता है, तो हम बोलते हैं कि अगर एक इंजेक्शन से अगर हम बच्चे को बीमार होने से बचा पाएँ तो इलाज हमेशा महंगा होता है, बचाव हमेशा सस्ता होता है। तो एक वैक्सीन लगवा के बच्चे को हम टाइफॉइड या फिर हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स ऐसी बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है।
कितने साल तक चलता है कोर्स? देखिए, जैसे टाइफाइड का वैक्सीन 6 महीने के बाद कभी भी लगा सकते हैं। ओके। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन 1 साल के बाद कभी भी लग सकता है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन 15 महीने के बाद कभी भी लग सकता है। तो कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स को बचपन में वो जानकारी नहीं होती कि वैक्सीन नहीं लगा, तो इवन बड़े होने के बाद भी वो वैक्सीन लग सकती है। अच्छा, हमारे जो यहाँ पे एक निशान पड़ा हुआ है आज तक भी, वो कौन सा वो था? वो पुराना टीका था, स्मॉल पॉक्स का टीका लगता था। वो स्मॉल पॉक्स तो 1980 के बाद बंदी हो गया, तो उसके बाद वो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो बीमारी खत्म ही हो गई जड़ से, तो वो टीका नहीं लगाया जाता। नए बच्चे को किसी को चेचक नहीं मिलेगी? नहीं। अच्छा, वैसे जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होता है तो उसके बाद नेचुरल प्रोसेस है कि वो थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, उनको फीवर वगैरह हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो उसके लिए कोई दवाई दी जानी चाहिए या दवाई देने से वो वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा? नहीं, वैक्सीन का दवाई देने से असर खत्म नहीं होता। अच्छा, जो वगैरह दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे को पेन हो सकता है या फीवर आ सकता है वैक्सीन के बाद, जो कई वैक्सीन के बाद 1 या 2 दिन तक रह सकता है। तो उसके लिए कई बार हमें कोल्ड स्पंजिंग वगैरह भी करनी होती है जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है। कई बार हम लोग पैरासीटामोल वगैरह भी एडवाइस करते हैं कि अगर फीवर आ जाता है तो, लेकिन उसके वैक्सीन की इम्यूनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैक्सीन की इम्यूनिटी उससे नॉर्मल रहती है। ठीक है, उस पर कोई चीज़ नहीं? जी, उस पर असर नहीं पड़ता है। आपको इतने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, तो ऐसी कौन सी डूज एंड डोंट डूज हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली आपको पेरेंट्स को देनी पड़ती है कि भाई ये करो, ये नहीं करना है? उनके कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि वो गलत कर रहे हैं जी, तो वो सब आपके पास कुछ ऐसा छपा रखा है कंप्लीट? ऐसा छपवा तो नहीं रखा है, क्योंकि अभी बिकॉज हर एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में हैं। तो न्यूबॉर्न से रिलेटेड अलग होते हैं, जब बच्चा टॉडलर एज ग्रुप में आता है तो अलग होते हैं, जब बच्चा टीनेज में आता है तो अलग होते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और हर टाइप के पेरेंट्स आते हैं। जैसे हम लोगों के पास कई पेरेंट्स जो आते हैं जो कि अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स हमेशा सोशल मीडिया से, गूगल वगैरह से सब कुछ रीड करके आते हैं। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नॉर्मल गांव के या फिर स्लम्स वगैरह के भी कई बार पेशेंट्स आते हैं। तो वो पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने जो घरेलू नुस्खे जो होते हैं, जो उनको इधर उधर से सुन के जो चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं, सीखी होती हैं, तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा बात करने पे वो करते हैं, ध्यान देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें उनको काउंसलिंग करना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि कई बार हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, बड़े बुजुर्गों से या रिलेटिव से या बाकी पड़ोसियों से सीखते हैं, उनमें कुछ चीज़ सही होती है, कुछ चीज़ नहीं होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि उनमें से क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। कई बार बच्चे बीमार होते हैं तो पेरेंट्स आस पड़ोस से भी दवाई लेके, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके दे देते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला सिर्फ मेडिकल देने के लिए है, वो मेडिकल प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसको नहीं पता कि कितनी डोज देनी है, कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में देनी है। तो वो भी पेरेंट्स बहुत बार इस तरीके की गलती करते हैं। कई बार लोग गूगल वगैरह से देख के, सोशल मीडिया से देख के, यूट्यूब से देख के मेडिसिन वगैरह अपने बच्चों को दे देते हैं। तो वो भी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा जो है एक सेंसिटिव होता है, तो उसको जो भी चीज़ देनी है प्रॉपर डोजेज में देनी है। हर बीमारी के लिए अलग मेडिसिन हो सकती है, हर बच्चे की बीमारी अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। तो विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर हमें उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको सोशल मीडिया से डाटा मिल सकता है, नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज वही पर्सन दे पाएगा जिसने काफ़ी साल उस फील्ड को दी है। ठीक बात है। अब बहुत छोटी सी चीज़ है, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद कोई शहद चटाता है बच्चे को, कोई घुट्टी वगैरह पिलाता है। हाँ, मुगली घुट्टी वगैरह, मुगली घुट्टी 555 डाबर की बहुत सारी ऐसी घुट्टियां हैं जो लोग बच्चों को पिलाते हैं। हार्मफुल तो नहीं है? देखिए उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पहली बात तो कि वो बच्चों में टेस्टेड नहीं है। ओके। अब जो चीज़ बेबीज में टेस्टेड ही नहीं है, आप उन चीज़ बच्चों को दे रहे हो। मगर जनरेशन से चली आ रही है, क्योंकि पहले कोई इतना ध्यान ही नहीं देता था। आजकल जितने लोग अवेयर हो गए हैं बच्चों को लेके, पहले उतनी अवेयरनेस कहाँ होती थी। पहले लोगों के घर में 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे, तो जो चल रहा है वो चलता रहता था, कौन इतना ध्यान देता था। आजकल बच्चा छींक भी मार लेता है तो लोग कंसल्ट कर लेते हैं पीडियाट्रिशियन को कि हमारे बच्चे ने छींक क्यों मार ली। तो हर छोटी चीज़ को लेकर आजकल पेरेंट्स अवेयर हैं, पहले उतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। पहले तो इतने डॉक्टर्स भी कहाँ होते थे, जो बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया कि गांव का कोई बड़ा है, सीनियर आदमी ने बोल दिया तो पूरे गांव ने वही मान लिया। आजकल वो चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल हम हर चीज़ को साइंटिफिकली बिलीव करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हर चीज़ के ऊपर टेस्टिंग होती है, कोई भी चाहे हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बच्चे को दे रहे हैं, तो क्या वो एक्चुअली बच्चे को लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान तो नहीं करेगी। अभी छोटा सा एग्जांपल कफ सिरप्स का है।
अभी 4-5 महीने पहले राजस्थान एमपी में कई बच्चे एक्सपायर हो गए कफ सिरप पीने के बाद में। तो कफ सिरप्स में कई ऐसी इंग्रेडिएंट्स थे जो ओवर द काउंटर ऐसे ही लोग प्रिस्क्राइबन जो आप बोलिए झोला छाप डॉक्टर या फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कर देते थे और लोग पिला देते थे बच्चों को। उनमें से कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चों में टेस्टेड ही नहीं थी और कई दवाइयों में ये था कि ये दवाइयाँ बच्चों में नहीं देनी चाहिए, फिर भी लोग दे रहे थे। और वो मार्केट तक कैसे पहुंची? उसके बीच में कहीं कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता? कोई कंट्रोल नहीं है। अभी भी मैक्सिमम इंडिया में सिटीज़ में बहुत सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर ऐसे ही मिल जाती हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेजिस्टेंट होती जा रही हैं, बैक्टीरिया पे असर ही नहीं कर रही हैं। तो हमारे पास छोटे बच्चों में बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि हम रिपोर्ट पढ़ के देखते हैं, कल्चर रिपोर्ट, जिसमें सारी एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। अब क्या दवाई लगाओगे आप? और ये हो इसी वजह से रहा है क्योंकि ओवर द काउंटर कोई भी एंटीबायोटिक मिल जाती है। लोग मिसयूज इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि जहाँ यूज़ करना है फिर वो दवाई काम नहीं करती। तो कोई रेगुलेशन नहीं है उस चीज़ को लेके और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि आने वाले 10-20 सालों में हमारे पास एंटीबायोटिक बचेंगे नहीं लगाने के लिए। अगर शायद आपको पता हो 2010-12 की बात है, एक सुपर बग डिटेक्ट हुआ था दिल्ली में। सुपर बग क्या था कि एक लेडी आई थी यूएस से दिल्ली में जिसको ऐसा इन्फेक्शन हो गया था जिसका कोई क्योर ही नहीं मिल रहा था। बाद में यूएस में जाके उसकी टेस्टिंग हुई तो उसको ऐसा बैक्टीरिया निकला ब्लड में जो कि सारी दवाइयों से रेजिस्टेंट था और लास्ट में वो लेडी एक्सपायर हो गई थी क्योंकि कोई दवाई ही काम नहीं कर रही थी। तो इस तरीके के सुपर बग्स हमारे इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी दवाई से नहीं मरेंगे और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है हमारी आज की बातचीत का सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो पार्ट है वो यही है जी। और ये हमारे पेरेंट्स को सबको समझना चाहिए कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए अपनी तरफ से सबको काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी काम करना पड़ेगा, फार्मासिस्ट को भी समझना चाहिए, डॉक्टर्स को भी, और जो गवर्निंग बॉडीज हैं गवर्नमेंट की उनको भी कि प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। ऐसे ही हैं मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, फॉलो नहीं हो पाते, ये चीज़ है। तो अगर प्रॉपर चेकअप नहीं होंगे, अगर चेक नहीं रखेंगे कि कौन से ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं, कौन जहाँ पे इस तरीके से उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं आएगा प्रॉपरली उनको, तो फिर ऐसे ही होगा और इतना मिसयूज होगा तो अल्टीमेटली हर किसी सिटीजन ऑफ द कंट्री का लॉस ही है इसके अंदर। आज खूब सारी बातचीत हुई और मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत कुछ काम की बातें मिली होंगी और अगर आप सबकी डिमांड होगी, कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो उसको लेकर हम डॉक्टर साहब को फिर दोबारा परेशान करने के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। और जी फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तो आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।